सुबह 8 बजे से 5 बजे तक एक दिवसीय भूख हड़ताल की बात सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सोचा है। देखिए, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जयपुर हाईवे, जितना भी देख लीजिए, ये किसान सड़कों पे क्यों हैं? जिन्हें खेत में होना चाहिए वो सड़क पर अगर है तो एक संदेश लेके है। जो सत्ता प्रतिष्ठान है, आपने संवेदन शून्यता की हद कर दी। किसके दबाव में आप हैं? जाहिर तौर पर सरकार मुझे पहली बार कठपुतली की तरह लग रही है, जिसकी सारी डोर क्रोनी पूंजीपतियों के हाथ में। करार पहले कर चुके थे और उस करार के आधार पर ये आगे बढ़ गए, बिना खेती हर समाज की चिंता किए हुए। जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री जी, इतिहास में कभी कभी 2 कदम पीछे लेने से आपका कद बढ़ता है, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का कद बढ़ता है। ये कोशिश आप करें, अन्यथा आज बड़े हो सकता है आपके लिए ताली बजाने वाले भी अच्छी खासी संख्या में हो, एक बड़े वर्ग में, लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। इतिहास आपके लिए बिल्कुल उन लफ्जों का इस्तेमाल करेगा जो अप्रीतिकर होंगे। एक नैरेटिव, कुछ लोग ऐसे हैं आंदोलन में जो सही नहीं है राष्ट्र के लिए और किसान नहीं है वो। अब खुद इन लोगों का कहना है कि हम लोग तो खुद यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई ऐसे तत्व हमारे बीच ना आए जो हमारे मांग के साथ नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि अब किसान संगठन एक समिति बनाने को तैयार है अगर सरकार बातचीत करना चाहे, हालांकि पहले समिति बनाने को राजी नहीं थे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पे मानिए, बीते 6-7 वर्षों में अगर मैं पलट के देखता हूं, आंदोलन तो पहले भी सरकारों के खिलाफ हुए थे। मुझे नहीं स्मरण है कि कभी भी किसी आंदोलन, चाहे मजदूर का हो, छात्रों का हो, ट्रेड यूनियंस का हो, किसानों का हो, कभी राष्ट्र विरोधी नहीं। ये राष्ट्र है क्या? भारत माता की अवधारणा की लोग बहुत स्लोगन लगाते हैं, सिर्फ स्लोगन लगाते हैं। भारत माता क्या किसान नहीं है? किसान के बच्चे नहीं है? जो जवान सरहद पे है और जो खेतों के हद में काम कर रहा है, सीधा रिश्ता है जवान का और किसान का। अगर आप इस रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं, कभी खालिस्तानी, कभी नक्सली, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारी शब्दावली आपको ताली 2-4 लोगों की जरूर बजवा ले, लेकिन मैं समझता हूं कि किसान का मन आहत होता है, हिंदुस्तान का मन आहत होता है, भारत माता चोटिल होती हैं। इतना समझ लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए भी और आगे की वार्ता के लिए भी। आप कहा कि पीएम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रदर्शनकारी माओवादी हैं, चीन से हैं, पाकिस्तानी हैं, नक्सल हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग ये दावा करते रहते हैं। नहीं, कुछ बीजेपी के कुछ लोग नहीं, मंत्री के ओहदे पर विराजमान लोग ऐसी जुबान बोल रहे हैं। मंत्री पद पर, ये कैबिनेट के हिस्सा है और कैबिनेट से अगर इस तरह के स्वर बोले जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो स्लोगन है ना, खोखला नारा है। उस नारे में कोई दम नहीं है। आपको यह तय करना होगा किस प्रकार के लोग आपके दल में हैं, आपकी सरकार में हैं। वो किसानों को नक्सली बता रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, चीन पाकिस्तान का सहयोग बता रहे हैं। अरे खेत जागता है तो सड़कों को जगा देता है, और सड़कें जब जाग जाती है ना, तो आप संसद को कितना बुलडोज कर लो, आपको सुनाने के तरीके उन सड़कों को और उन खेतों को आती है। इसको स्वीकार करिए। किसानों का तो स्वतः राष्ट्र का आंदोलन है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद केजरीवाल साहब ने कहा कि कल वो खुद समेत आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता एक दिवसीय उपवास पे बैठेंगे। क्या यह संपूर्ण समर्थन है किसान आंदोलन को या राजनीतिक? देखिए, किसानों ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। संसद की बहस को आप आज सब स्मरण करें। हम जैसे कई दल हैं, हम छोटे दल थे, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पोजीशन लेना है, चाहे लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, वो पोजीशन लिया गया। आपको लगा कि संसद तो हमने मैनेज कर लिया। वो तस्वीरें आज तक लोग नहीं भूले हैं कि बिल 2 घंटे में कैसे पास किया गया, तमाम डेकोरम को ताक पे रखते हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी संसद को मैनेज करना आसान होता है, सड़क को आप मैनेज नहीं कर सकते। और चूंकि इतनी बड़ी लकीर खींचती है तो हर राजनीतिक दल को, लोक जीवन में अगर आप हैं तो अगर लोक जीवन के सरोकारों के साथ नहीं खड़े होते तो फिर राजनीति किस बात की? तो जाहिर तौर पर यह दबाव तमाम दलों, इवन एनडीए के अंदर, क्या वजह है कि अकाली दल ने, शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ दिया? क्या वजह है कि हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा? वो दबाव है। बीजेपी के 303 सांसद बेचारे करें क्या? मरता क्या ना करता, उनको जी हां जी हां जी हां करना पड़ेगा, लेकिन दबाव वो भी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि संगठनों से आज कृषि मंत्री ने मुलाकात की, अलग अलग स्टेट के किसान संगठनों से मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश है या रास्ते
नहीं निकालने। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने में माहिर लोग हैं, इनको लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। पहले कहा गया कि बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं है, तो उस चरित्र को समझना होगा। हमारे बिहार में 2006 में मंडियां खत्म कर दी गई। वहां का किसान या तो मार्जिनल फार्मर में तब्दील हो गया या विशुद्ध खेतीहर मजदूर में तब्दील हो गया। तो वो जो अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जब तक आप उनको समझते हुए उनके आलोक में कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप तस्वीरें खिंचवा लीजिए, ट्विटर पे लगा दीजिए कि फलाने किसान संगठन से बात हुई है, लेकिन जब तक खेतीहर समाज पूरे देश का ये समझेगा नहीं कि आप क्रोनी पूंजी के दबाव से आगे बढ़ करके खेत को समझना चाहते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। हालिया बाद जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव हुए, इसमें स्पष्ट बहुमत तो नहीं है किसी को, लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटीए क्षमता को बढ़ाया है, ज्यादा सीटें जीती पिछले चुनावों को। क्या आपको लगता है कि इन विरोधों के बीच भी बीजेपी चुनाव जीत पा रही है? देखिए, मैं तो अद्भुत मानता हूं, बीजेपी एक अद्भुत पार्टी है। जनता में आक्रोश होता है, चुनाव जीत जाती है। तो एक स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट जो है ना, वो किसी के पास अभी नहीं है। अब बिहार में पूरे देश में चर्चा हो रही थी, हम ही जीत रहे हैं, एग्जिट पोल तक वही आए, लेकिन लो मार्जिन सीटें अचानक में 5 बजे शाम के बाद उधर गिरने लगी, टप टप टप। तो ये जो कला है, इस कला में निष्णात है बीजेपी। लेकिन सनद रहे, ऐसी कला पहले भी कुछ दलों के पास थी, लेकिन वो कालचक्र घूमता है, कालचक्र घूमेगा। लेकिन बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी नेता चिंता जाहिर करते हैं, कहते हैं कि तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में की जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार के कानून व्यवस्था को नहीं देख रहे हैं क्या? अगर केंद्रीय बलों की तैनाती और राष्ट्रपति शासन की बात हो तो बिहार अद्भुत उदाहरण है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, पहले से लेकर के आखिरी पन्ने पर लाल लाल हरफों में आपको खून खराबे की खबरें मिलती हैं। तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, जिस तरह की चीजें हुई ना, रिकॉल करने की, डिपुटेशन कैंसिल करने की, इससे पता चलता है कि सहकारी संघवाद में सिर्फ भाषण में दिलचस्पी है आपकी। हिंसा कतई उचित नहीं है, कहीं भी, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, असम में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो। लेकिन ये हिंसक शब्दावली इस मुल्क में शुरू कैसे हुई है? कौन कौन लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह जो बोलते हैं? असली टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ये लोग हैं जो किसान तक को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। इससे क्या होगा? भाषाई हिंसा को जो लेजिटिमेसी बीजेपी ने दी है ना बीते 6-7 वर्षों में, वैसी लेजिटिमेसी भाषाई हिंसा को पहले कभी नहीं थी। हिंसा के अलावा तमिलनाडु देखेंगे, 2021 में चुनाव है, कमल हसन साहब 4 दिनों के चुनावी दौरे पर एक तरीके से चुनाव की तैयारियों को लेकर, रजनीकांत साहब की अलग पार्टी, दोनों अभिनय करता है लेकिन दोनों की अलग पार्टियां। तमिलनाडु को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो रजनीकांत जी हो, कमल हसन जी हो, राजनीति में आना सबका अधिकार है। लोग जीवन में जिस भाव से भी है, अंततः जनता मुहर लगाती है। जनता मुहर लगाएगी तो रजनीकांत जी हो, कमल हसन जी हो, सफल होंगे। जनता अगर उनको सिर्फ अभिनयकर्ता के रूप में अभिनेता के रूप में देखना चाहती है, नेता के रूप में नहीं देखना चाहती है, मसलन अभी हटा करके ही बात कर रहे हैं अभिनेता, तो जाहिर तौर पर वो वही रहेंगे। इतने खेमों में क्यों? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति को आपको समझना होगा। 2 जो महत्वपूर्ण वहां स्तंभ थे, करुणानिधि जी और जयललिता जी, अब वो नहीं है, दोनों का स्वर्गवास हो गया। तो एक तरह का वैक्यूम भी है। तो हर दल, हर व्यक्ति अपने लिए संभावनाएं टटोल